जब बात बिहार का होगा तो हमारा कदम थमने का नाम नहीं लेगा। रास्ते चाहे कैसे भी हो हम चलने का प्रयास करेंगे, हम दिखाने का प्रयास करेंगे उन ज़मीनी हकीकत को, जिन हकीकत को देखने के बाद वहाँ पे कुछ बदलाव हो सके। उड़ीसा में हूँ और यहाँ से मत्स्य पालन के बारे में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए कि ब्लू रेगुलेशन अगर बिहार में हो जाए, जहाँ पे मत्स्य के सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्कोप है, तो शायद जो है बिहार में एक क्रांति हो जाएगा। गुजरात में कुछ नहीं था, जब वाइट क्रांति हुआ, वाइट रेगुलेशन हुआ, वहाँ पे अमूल फैक्ट्री की स्थापना हुई, उसके बाद से गुजरात का पूरा तकदीर और तस्वीर बदल गया। और अगर बिहार में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन में स्कोप है, वहाँ पे अगर एक क्रांति हो जाए, जातिवाद से ऊपर उठ के कुछ ज़मीनी हकीकत बदल जाए, तो शायद जो है हमारा बिहार भी बदल जाएगा और बिहार के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और वही चीज़ें दिखाने के लिए मैं उड़ीसा में आया हूँ और यहाँ पे आया हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे मत्स्य पालन होता है और एक छोटे से तालाब से लोग जो है 10-10 लाख रुपया कैसे कमाते हैं, और इतना बड़ा तालाब से तो करोड़ों रुपया कमाते हैं। और हमारे यहाँ के लोग अगर वो गरीब हैं तो मजदूरी करने बाहर जाते हैं, अगर वो थोड़ा उससे ऊपर है तो अपने बच्चे को जो है 40-45 साल तक पढ़ाते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो गिट्टी बालू छड़ सीमेंट का दुकान खोल लेते हैं, और उससे ज़्यादा पैसा है तो ठेकेदारी करते हैं। इंडस्ट्री का विकास हमारे बिहार में किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। और आप सभी ध्यान से देखिए, उड़ीसा में मैं हूँ, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और भी बहुत सारे राज्यों में मत्स्य पालन खूब ज़ोर शोर से होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे स्कोप है, मुनाफे का ये सौदा है, और यहाँ पे इस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है। खेती नहीं हो सकता है क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं साइक्लोन की वजह से उड़ीसा, बंगाल भी परेशान रहता है। आंध्र प्रदेश में खेती हो सकता है, लेकिन खेती से ज़्यादा प्रॉफिट जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है मत्स्य पालन में है। इसलिए आंध्र प्रदेश जो है 4 लाख मैट्रिक टन हर साल जो है मछली बिहार को सप्लाई करता है हर साल। ज़रा सोचिए, क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम भी एक्सपोर्टर बन सकते हैं। अभी इंपोर्टर है, पहले हम अपना जितना इंपोर्ट करते हैं वो फुलफिल कर ले रिक्वायरमेंट, तो उसके बाद से हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं। ये देखिए छोटा छोटा तालाब है और यहाँ पे खूब बिजनेस, मतलब जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक पोखरा ही पोखरा। सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था किया, सरकार ने जगह जगह पे रोड का व्यवस्था किया, पूरा कंप्लीट रोड। आप यहाँ पे आ सकते हैं और इसमें ज़्यादातर जो छोटा छोटा घर दिख रहा है ना, उसमें बिहार के मजदूर काम करते हैं ज़्यादातर। और ऐसे अनेकों स्कोप है हमारे यहाँ। चेंवर में इतना सारा जगह है, रोड के किनारे जगह है, हर जगह पे हम मत्स्य पालन कर सकते हैं। हम सुधरने का प्रयास नहीं करते हैं और नेता जो है हमारे रगों में बार बार जातिवाद नामक एक जहर जो है विशुद्ध स्वार्थवाद के रूप में भर देते हैं, और इसीलिए बिहार का विकास नहीं हो पाता है। क्या नाम हुआ आपका? अजय। अजय। अच्छा अजय देवगन जी, आप अभी करने क्या जा रहे हैं? मछली देखने का है। देखने का है, तो इससे कैसे मछली देखेंगे? जाल फेंकेगा तो आएगा मछली इसमें। ओ, इसमें मछली आएगा। तो कितने कितने केजी का मछली आएगा इसमें? 2 किलो 1 किलो ऐसा आता है। इसमें कौन सा मछली है? इसमें ये अपना भेनामी। अच्छा चलिए ठीक है, जाल फेंकिए, थोड़ा देखते हैं कि आपके जाल में कौन कौन सा मछली और कितने कितने केजी का मछली आता है। एक ही प्रकार का मछली आएगा इसमें? हाँ। और कितने देर में आ जाएगा? आ जाएगा अभी। कितना देर में? अभी आ जाए 2 मिनट में। 2 मिनट में? हाँ। अरे खींचिए खींचिए खींचिए, इसको खींचिए। और झींगा नहीं आएगा? वही झींगा मच्छी है। ओ, उसी को यहाँ पे उड़िया में आप बोल रहे हैं? उसका साइंटिफिक नेम है, एक स्पीशीज है भेनामी। चलिए ठीक है, तो आप तो बोले 1-1 केजी 2-2 केजी का मछली आएगा, और इसमें तो 50-50 ग्राम का मछली आ रहा है। बताइए तो केजी और ग्राम में फर्क नहीं समझ। 1-2 केजी पूरा जाल में आएगा। ओ, ये बोले हैं पूरा जाल में 1-2 केजी आएगा। हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, हिंदुस्तान है और अलग अलग कोने में हिंदी बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है लोगों को, कोई बात नहीं। तो ये झींगा मछली जो है कैसे केजी बिकता है? 400 रुपया 500 रुपये ऐसे बेचते हैं। 400-500 रुपया केजी में बिकता है। एक दिन में कितना झींगा मछली आप निकाल देते हैं पोखरा से?
अभी तो नहीं, अभी 90 दिन के बाद में पकड़ता है इसको। वो 90 दिन का बाद है, मतलब कि अभी इनिशियल स्टेज है। चलिए ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? लिटोडन पिनियस भेनामी। अच्छा, इस पोखरे में कितना केजी झींगा निकल सकता है? इसमें 2 टन के आसपास निकलेगा। 2 टन के आसपास। हाँ। ये पोखरा जो है कितना स्क्वायर फीट का होगा? ये 2400 स्क्वायर मीटर का है। ये 2400 स्क्वायर मीटर का होगा पोखरा, और 2 टन के आसपास निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अच्छा से कल्चर हो तो 5 लाख तक प्रॉफिट हो सकता है एक सीजन में, एक क्रॉप में। और एक साल में कितना क्रॉप हो सकता है? 2 क्रॉप होता है। 2 क्रॉप हो सकता है। ध्यान से देखिए, 5-6 कट्ठा का एक प्लॉट, जिसमें अगर हम लोगों ने अच्छे से मत्स्य पालन किया, मछली पालन किया, तो उसमें आराम से जो है 10 लाख रुपया मुनाफा हो सकता है। ये एक्चुअल मुनाफा है या सब कुछ काट छाट के उसके बाद से? ये मुनाफा का बात कर रहे हैं हम। अच्छा, ये बताइए, ये क्या है और किस चीज़ से आप लोग हाथ धो रहे हैं? ये पोटेशियम परमैग्नेट है। ये वन टाइप ऑफ सैनिटाइजर है, सैनिटाइजेशन का काम होता है। यहाँ पे वायरस से क्योर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वायरस प्रोटेक्टर भी इसको बोलते हैं। बहुत ज़रूरी होता है। मछली के अंदर भी वायरस होता है? बहुत ज़्यादा होता है। वाइट स्पॉट डिजीज होता है, जो वायरल डिजीज है। उससे इस झींगा का हर एक पोखरा में अलग अलग आदमी रहता है क्या? हाँ, हर एक पोखरा का एक पोखरा का एक स्टाफ रहता है। एक स्टाफ रहेगा। और इस पोखरे का स्टाफ जो है दूसरे पोखरा में नहीं जाएगा? एक पोखरा का स्टाफ दूसरे पोखरा में नहीं जाएगा। सामान भी नहीं जाएगा, जाल भी नहीं जाएगा? नहीं, कुछ नहीं जाएगा। जो इसका होगा वो इसी का होगा सिर्फ। और ऐसा नहीं है कि आज इस पोखरा में दूसरा है तो कल दूसरा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पूरे कल्चर पीरियड में एक स्टाफ जिसमें है उसी में रहेगा, पूरा कल्चर पीरियड में। और ध्यान से देखिए, ये नदी है, और नदी के बगल में जितना दूर तक आपका नजर जाएगा पोखरा ही पोखरा दिखता है। मई तक एक क्रॉप तो हो जाता है ना? मई तक? मई तक एक क्रॉप हो जाता है। मई तक। और उसके बाद से दूसरा क्रॉप कब से लगाना शुरू किया? क्रॉप फिर मई 15 जून के बाद शुरू होता है। 15 जून के बाद शुरू होता है। तो यानी बाढ़ आने से पहले जो है, आराम से बिहार में भी नदी के किनारे जो जमीन को हम लोग छोड़ देते हैं परती समझ के और बंजर समझ के, वहाँ पे हम लोग एक क्रॉप मछली का, झींगा का कर सकते हैं। झींगा के अलावा दूसरा भी मछली कर सकते हैं ना? हाँ, दूसरा भी आराम से कर सकते हैं। जैसे सी बास वगैरह होता है, इलिस होता है, उसका भी कल्चर अभी हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, फिर अगर सितंबर अक्टूबर के बाद दूसरा कल्चर करना हो, चूँकि बिहार में जो है 3 महीना बाढ़ का पीरियड रहता है, जून, जुलाई, अगस्त, सही है कि नहीं? सितंबर तक भी रहता है। तो सितंबर के बाद दूसरा कल्चर करना हो तो फिर कौन सा कल्चर होगा? सितंबर के बाद बिहार में तो फ्रेश वाटर फिश होता ही है। सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर तक अच्छा ग्रोथ होगा। 15 नवंबर से 15 जनवरी तक ग्रोथ थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो मछली का मेटाबॉलिज्म। बिहार में भी 2 क्रॉप कर सकते हैं मछली का? नहीं, बिहार में मछली का 2 क्रॉप कर सकते हैं। झींगा का 2 क्रॉप आसानी से कर सकते हैं, और फिश का 1 ही क्रॉप कर सकते हैं। फिश का 1 क्रॉप कर सकते हैं, झींगा का आसानी से 2 क्रॉप। हाँ, झींगा का 2। अच्छा, बिहार में अगर झींगा का 2 क्रॉप करते हैं तो 5 कट्ठा के खेत लगभग 7-7.5 हज़ार स्क्वायर फीट होता है, या 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में जो है कितना केजी मछली निकाला जा सकता है और कितने का प्रॉफिट हो सकता है? उसमें लमसम आपको 1500 केजी तक मछली निकाल सकते हैं। मतलब 1.5 टन। 1.5 टन। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1.5 टन झींगा, मछली नहीं, 1.5 टन झींगा निकाल सकते हैं। मछली कितना निकाल सकते हैं उसमें? मछली जैसे रोहू, बरारी हमारे यहाँ होता है। मछली अप्रॉक्स 1.5 टन से 2 टन तक निकाल सकते हैं। बरारी नहीं, बरारी को कल्चर नहीं करते हैं। रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ये सब चीज़ को कर सकते, कल्चर करते हैं। तो वो 2 टन निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर वो मछली का खेती करते हैं, क्रॉप करते हैं, तो उसमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा? मछली का खेती करेंगे तो उसमें 10 कट्ठा 7 कट्ठा बोले है ना? 10 कट्ठा में आपको 2 लाख से 3 लाख तक प्रॉफिट होगा। झींगा का करते हैं तो उसमें 5 लाख से 7 लाख तक प्रॉफिट हो जाएगा। झींगा का करते हैं तो 5 लाख से 7 लाख, मतलब कि रेगुलर कल्चर से ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसमें। उसके अलावा जो ये बांध होता है उस पे जो है कुछ तो साग सब्जी भी उपजाते हैं आप लोग? हाँ, आराम से यहाँ पे कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। पूरब और उत्तर को छोड़ के बाकी 2 दिशा जो होता है, पश्चिम और दक्षिण, उस दिशा में आप कोई पेड़ भी लगा सकते हैं। जैसे अमरूद का कुछ पेड़ वगैरह ये सब लगा सकते हैं। तो पूरब और उत्तर दिशा क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि जो हवा चलता है ना, पूरब से चलता है जनरली,
और उत्तर से, तो इसीलिए हवा चलता है तो पानी में ऑक्सीजन का घुलन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए पूरब दिशा को खाली रखते हैं। और सनराइज भी पूरब से ही होता है, तो इसीलिए पूरब को खाली छोड़ देते हैं। इसलिए पूरब दिशा को खाली छोड़ देते हैं। और अच्छा उज्जवल जी, ये बताइए कि ये अभी हो क्या रहा है? ये एरेशन हो रहा है, इसका नाम एरेटर है। ये पानी में ऑक्सीजन को घुलाने का काम करता है। अच्छा ये बताइए, पानी में ऑक्सीजन को क्यों घुलाया जाता है? क्योंकि मछली डिजॉल्व ऑक्सीजन ही लेती है, तो इसीलिए पानी में ऑक्सीजन का ऑप्टिमम जो लेवल होता है उसको पूरा करने के लिए वो जरूरी है। तो इसमें कुछ दवा ववा नहीं डालना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ पंखा चलता है और वो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व करा देता है? ये चलते रहे तो दवा डालने का मतलब ऑक्सीजन घुलाने का दवा डालने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व जो करा रहा है मशीन, एरेटर जो है, वो कितना लगाना पड़ता है एक पोखरा में? वो बायोमास के हिसाब से होता है। अप्रॉक्स जहाँ पे 2 टन मछली लेना है आपको, जिस पोखरा से 2 टन का प्रोडक्शन लेना है, वहाँ पे 3 से 4 लगाना का जरूरत है। और ये एकदम रिक्वायरमेंट है इसका? ये एकदम रिक्वायरमेंट है। ये नहीं रहेगा तो एक दिन भी नहीं होगा कल्चर, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन उसको मिलेगा ही नहीं, तो मछली ऊपर आके मरने लगेगी। देश के अनेकों हिस्से में इस प्रकार के करोड़ों तालाबों में खरबों का बिजनेस होता है। और देखिए उस बिजनेस की शुरुआत किस झोपड़ी से होती है, मैं उसको दिखाने जा रहा हूं अभी आप लोगों को। ये एक छोटा सा घर है, छोटा सा, जो हमारे यहाँ बिहार में फूस का घर कहते हैं। और यहाँ पे मेडिसिन रखा हुआ है, सप्लीमेंट रखा हुआ है, फीड रखा हुआ है, सभी कुछ रखा हुआ है। और सब वजन करके जाता है ना? हाँ, सब कुछ वेट करके, बॉडी वेट के हिसाब से ही फीड डालते हैं। वहाँ पे दिखा सकते हैं, वहाँ पे फीड है। तो ये जो बैग है उधर स्टोर किया हुआ है। यहाँ से जितना बॉडी वेट होता है पोखरा में उस हिसाब से डालते हैं। ये ऑक्सीजन टेबलेट है, ये प्रोटीन जेल है, वो इम्यून एसपी है, इम्यून बूस्टर के लिए। ये सब कौन से कंपनी का ये सब आता है? ये नेशनल एक्वा हेल्थ केयर और जियोन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, 2 ही कंपनी का यहाँ पे यूज होता है, लेकिन बहुत सारे मार्केट में कंपनी अवेलेबल है। अच्छा, ये इफेक्टिव दवा होता है क्या? बहुत ही कारगर दवा है। फार्मर लोग का फीडबैक बहुत ही अच्छा आता है। ये मतलब कि हम लोग यही समझते थे कि जो दवा होता है वो इंसानों के लिए बनता है और कुछ जानवरों के लिए बनता है। मुझे सच में ये जानकारी नहीं था कि मछली के लिए भी दवा होता है, मछली के लिए भी सप्लीमेंट होता है। हम तो यही जानते थे कि सप्लीमेंट खाने के बाद बॉडी बन जाता है, लेकिन मछली भी सप्लीमेंट खाने के बाद थोड़ा सा बड़ा और मोटा हो जाता है। इस मछली का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दिन में 4 बार खाना देते हैं। बॉडी वेट के 3% के हिसाब से उसको डिवाइड करके 4 बार देते हैं। और ये बॉडी वेट मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद आप लोग भी नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इनसे पूछते हैं आखिर बॉडी वेट होता क्या है? मछली का वजन कितना है उसी को बॉडी वेट कहते हैं। तो हमारा पौंड में बायोमास के हिसाब से फीड का कैलकुलेशन करते हैं। सपोज 10, ये सभी मोटर है, ये सभी मोटर्स हैं। ये मोटर, उसमें कितने लोग रहते होंगे? इसमें 7 से 8 लोग रहते हैं। 7 से 8 लोग रहते हैं। सप्लीमेंट रहता है, फीड रहता है, दवा रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक आने का रास्ता और इलेक्ट्रिसिटी भी रहता है। तो सरकार भी मदद करता है, और सरकार अगर मदद करे बिहार का भी, तो शायद से बिहार का भी तकदीर और तस्वीर जो है वो बदल जाएगा। इस प्रकार के घर में रह के जो है ना, वो करोड़ों का बिजनेस लोग आराम से करना शुरू कर देंगे। बाकी उड़ीसा, हाँ, क्या दिखा रहे हैं? ये जो है उसको चेक ट्रे बोलते हैं। वो जो लड़का दिखा रहा है उसमें फीड का 1 केजी फीड से 5 ग्राम उसमें फीड डालते हैं। सपोज उसमें 10 केजी फीड डाल रहे हैं तो 50 ग्राम फीड उसमें डालेंगे, और उसी के हिसाब से चेक करते हैं कि पानी में मछली फीड खाया कि नहीं खाया। उसी हिसाब से पूरा मॉनिटरिंग हो जाता है। हमको पता चल जाता है कि हम जो पानी में फीड फेंके हैं वो खाया है कि नहीं खाया है। इसी के हिसाब से उसको चेक ट्रे बोलते हैं। अगर इसमें फीड बच गया तो? इसमें फीड बच गया मतलब पानी में फीड वेस्टेज जा रहा है, तो फीड को थोड़ा कम कर देंगे। और पूरा खा जा रहा है टाइम से ज़्यादा, तो उसको फीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। वो हर 2 घंटा में चेक करते हैं। मछली पालने के लिए सबसे पहले जाति वाला मछुआरा नहीं, सच में आपको मछुआरा बनना होगा। इन सारी बातों की जानकारी अगर बिहार के मत्स्य पालकों को हो जाए तो वहाँ की वस्तु स्थिति सुधर सकती है। और जैसे यहाँ पे नदी है वैसे ही बिहार में अनेकों नदी है, और नदी के बगल में जो खेत बर्बाद हो जाता है ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। वहाँ पे अगर मछली पालन शुरू हो जाए तो शायद से
ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो बिहार में भी हो जाएगा और बिहार का भी दशा और दिशा बदल जाएगा। उसके लिए बिहार के लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, सरकारों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, और फिशरी इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट होता है उसके जो मंत्री होते हैं उन लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, और सबको अपना अपना हिस्सा का काम जो है ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के भोगराई प्रखंड से मैं बिहार सरकार तथा बिहार के लोगों को मत्स्य पालन एक्वा इंडस्ट्री के बारे में कुछ दिखा रहा था। हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और बिहार में एक्वा इंडस्ट्री का विकास कैसे हो सकता है, बिहार का विकास कैसे हो सकता है, बिहार के सरकार को क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आप सभी राय जरूर रखना। और देश के किसी भी कोने में रहेंगे हम लोग लगातार जमीनी समस्याओं को दिखाने का प्रयास करेंगे और कैसे एक क्रांति आए ताकि बिहार का हालात बदले, उसका भी प्रयास लगातार करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।